पिछले क्लास में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजरे थे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक पावर को पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्क पढ़े थे, फिर एनर्जी के बारे में पढ़े थे, उसके बाद फिर पावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है जी। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, सब क्या होगा कि फॉर्मूला बेस्ड होगा। थोड़ा सा आप फॉर्मूला याद रखिएगा तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसमें क्या है कि हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके भी बता सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा कंसेप्ट हम बताने लगेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी आ जाएगा, जो कि हो सकता है कि आप में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो उधर से हम आपको बचा देंगे, ज्यादा कंसेप्ट बताने का कोशिश नहीं करेंगे। फॉर्मूला वगैरह जो है उसी को अप्लाई करना सिखा देंगे, तो आपका नीट का जेईई मेन का सवाल बन जाएगा। ओके, तो पावर क्या है? तो पावर से आपको यह समझना है ना कि कितना तेजी से एनर्जी का ट्रांसफर किया जा रहा है, या कितना तेजी से वर्क किया जा रहा है। पावर उसी ढंग का चीज है। ठीक है, जैसे 10 जूल एनर्जी कोई 5 मिनट में रिलीज करता है और कोई 10 जूल एनर्जी ही 2 मिनट में रिलीज करता है। तो जो कम टाइम में उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा, इसका मतलब उसका पावर ज्यादा है। ठीक है, तो पावर का सेंस वही है कि कितना तेजी से वर्क किया गया, कितना तेजी से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, वही पावर है। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन वही है, द रेट एट विच द बॉडी कैन डू दी वर्क, वही क्या कहलाएगा? पावर। ओके, या यही बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये वाला जो है वो मैथमेटिक्स से ही आया है। देखो ना, P का वैल्यू डिफाइन किया गया है dW/dt, मतलब रेट ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यूनिट क्या होता है ऐसा यूनिट? तो जूल पर सेकेंड होता है, जिसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा जी, वाट जो है वो जूल पर सेकेंड है, ये ऊपर ऊपर भी याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका आगे यूज होगा। एक बार फिर से, यूनिट क्या है पावर का? वाट है। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? तो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है, ये ध्यान देना है। ऐसा यूनिट मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस पावर कैसे डिफाइन किया गया है? तो P का वैल्यू dW/dt है, ये मेन है। पावर कैसे डिफाइन किया गया है? तो dW/dt से। ठीक है, अब क्या है कि इसी से ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो अलग अलग केस में हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग पार्ट को यूज करेंगे। जो आ यहीं से रहा है, लेकिन हम लोग उतना सोचेंगे नहीं। इसी से ये भी निकाल के दिखाया जा सकता है, 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 लेकिन उतना करना नहीं। हम लोग याद क्या रखेंगे कि पावर किसके बराबर होता है? तो dW/dt के बराबर होता है, या d एनर्जी/dt के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या है कि अगर वो ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स के बारे में चर्चा करेगा, वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेगा, तो उस सिचुएशन में यही वाला कैसा बन जाता है? तो P का वैल्यू F वेक्टर डॉट V वेक्टर बन जाता है। जिस टाइम में वो पावर पूछेगा, उसी टाइम में जो वेलोसिटी होगा बॉडी का, और जो बॉडी पर फोर्स एक्ट करता रहेगा, उसका डॉट प्रोडक्ट होगा। समझ आ रहा है ना? तो सीधे रट जाना है कि पावर का मेन फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस पावर का मेन फॉर्मूला dW/dt होता है, और ट्रांसलेशनल मोशन में इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला F वेक्टर डॉट V वेक्टर बन जाता है। रोटेशनल के केस में पावर का फॉर्मूला टॉर्क वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर बन जाता है, जहां ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गया और T जो है वो टॉर्क को बता रहा है। ठीक है, अगर जो केवल कंजर्वेटिव फोर्स लगते रहेगा बॉडी पर, तब dW/dt ही है, जो किसके बराबर हो जाता है? -du/dt के बराबर हो जाता है। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक चीज और, अगर जो वो सर्कुलर मोशन में पावर का बात करेगा, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में जो पावर होगा वो किस वे में प्रोसीड करेंगे? तो F टेंजेंशियल इनटू V से प्रोसीड करेंगे। समझना, यही वाला चीज ये है, यही वाला चीज ये है, लेकिन हम जानबूझ कर करके अलग अलग केस में करके आपको याद करवाना चाहते हैं ना, कि हो सकता है कि 3-4 फॉर्मूला
ज्यादा हम याद करवा दें आपको, दूसरा जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे हो सकता है कि 2-4 फॉर्मूला हम ज्यादा याद करवावे, लेकिन होगा इससे क्या कि दिमाग कम लगाना पड़ेगा, सवाल जो है वो इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पावर का जो मेन फॉर्मूला होता है वो P का वैल्यू dW/dt के बराबर होता है ट्रांसलेशनल के केस में। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर F वेक्टर डॉट V वेक्टर के बराबर होता है, रोटेशनल वाला में टॉर्क वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर के बराबर होता है। ये वाला कम यूज होगा, लेकिन हम खाली बता दे रहे हैं कि जब बॉडी पर केवल कंजर्वेटिव फोर्स लगता है उस सिचुएशन में पावर जो होता है वो -du/dt के बराबर होता है। ठीक है, और अगर सर्कुलर मोशन का बात कभी करेगा तब पावर का वैल्यू F टेंजेंशियल इंटू V के बराबर होता है। बात समझिएगा, F टेंजेंशियल और V का डाटा दे दिया तब तो यहीं से सवाल बन जाएगा, जो कि 90% सवाल में रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि F टेंजेंशियल का डाटा नहीं देगा, तब उस सिचुएशन में F टेंजेंशियल को m इंटू dV/dt लिखना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन में पढ़ा है ना, F टेंजेंशियल किसके बराबर होता है, m इंटू dV/dt के बराबर, तो F टेंजेंशियल को m इंटू dV/dt लिख दीजिएगा, और ये V तो है ही है। ठीक है, तो इतना ही से आपको क्या होगा कि सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ बात समझिएगा छोटू, अभी तो हम पढ़ रहे थे इंस्टेंटेनियस पावर, अगर एवरेज पावर निकालने का बात किया तब कैसे बढ़ेंगे। तो एवरेज पावर निकालने का बात करेगा तो वो बराबर होगा वर्क डन बाई टाइम इंटरवल का। आपको पहले ही बताया गया है कि कभी भी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला याद है, एवरेज निकालने बोलता है तो डी के जगह पर डेल्टा होता था, डेल्टा W/ΔT बने, एक तरह से क्या हो गया कि वर्क डन डेल्टा W बाई डेल्टा टी हो गया टाइम इंटरवल। तो एवरेज पावर किसके बराबर होता है, तो वर्क डन बाई टाइम इंटरवल के बराबर, ये याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा आपको ये वाला यूज होगा, एवरेज पावर जैसे ही दिमाग में आए सबसे पहले आना चाहिए आपको कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बाई टाइम इंटरवल। एक बार फिर से, एवरेज पावर का बात जब भी आएगा सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाई टाइम इंटरवल। ठीक है, उसके बाद ये भी आना चाहिए वर्क डन बाई टाइम इंटरवल। जो भी वहां पर डाटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर जाएंगे। क्लियर, फिर से एक बार बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वाला का तो केस बना हुआ है, ये तो आपको याद ही रखना है। एवरेज पावर वाला भी आपको याद रखना है कि P एवरेज किसके बराबर होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम इंटरवल या वर्क डन बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब एक और याद कर लीजिए, फिर कुछ सवाल से हम लोग गुजरते हैं। ध्यान देना छोटू, अभी तक क्या था कि आप पावर कैलकुलेट कर रहे थे जब डाटा किसी दूसरे चीज का दिया हुआ रहता था। अब क्या है कि पावर ही दे देगा और पूछेगा कोई दूसरा चीज, तब कैसे प्रोसीड करते। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पावर दे दिया और आपसे वर्क या चेंज इन एनर्जी पूछा तो दो केस होगा। अगर पावर वेरिएबल होगा तो रटे हुए रहिएगा कि वर्क या चेंज इन एनर्जी जो होता है वो बराबर होगा इंटीग्रेशन P dt के T1 से T2 तक। वेरिएबल होगा पावर तो इंटीग्रेशन P dt T1 से T2 करेंगे चेंज इन एनर्जी या वर्क निकालने के लिए। और अगर पावर कांस्टेंट रहेगा तो इसी से ये वाला बन जाता है, मतलब वर्क या चेंज इन एनर्जी वो बराबर होगा P डेल्टा T के। इसको एकदम तोड़ करके ही याद रखिएगा, बहुत जगह पर यूज होता है। क्या कि अगर पावर ही दिया हुआ है और आपसे वर्क या चेंज इन एनर्जी पूछ रहा है तो दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई पहले देख लेते हैं पावर वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अगर पावर कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्ट P डेल्टा T के बराबर हो जाएगा वर्क या चेंज इन एनर्जी। और अगर पावर वेरिएबल होगा तब वर्क या चेंज इन एनर्जी निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा P dt को T1 से T2 तक। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से हम रिकैप करवा दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद पहले क्वेश्चन चलेगा फिर नया चीज पढ़ेंगे। क्लियर, इंस्टेंटेनियस पावर सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, dW/dt या d एनर्जी बाय dt भी आता है। ठीक है, यहां से अगर जो वो फोर्स ऑफ वेलोसिटी का बात करेगा तो इंस्टेंटेनियस में ऐसे प्रोसीड करिएगा, टॉर्क वगैरह बात करेगा तो वैसे करिएगा। केवल कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी का
वो इक्वेशन देगा तब आप ऐसे प्रोसीड करिएगा, सर्कुलर का बात करेगा तब आप ऐसे प्रोसीड करेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर एवरेज पावर का बात करेगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम इंटरवल, ये सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। और उसके बाद अगर उधर से नहीं हो पाएगा या डाटा नहीं निकल पा रहा है तब हम लोग वर्क डन बाय टाइम इंटरवल से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये हो गया पावर निकालने का बात। अब हो गया क्या कि पावर वो देगा, तो पावर जब देगा तो पावर कांस्टेंट रहेगा, तब वर्क डन या चेंज इन एनर्जी ये बराबर होगा पी डेल्टा टी के, और अगर वेरिएबल होगा तब वर्क डन या चेंज इन एनर्जी बराबर होगा इंटीग्रेशन पी डी के T1 से T2 तक। इतना चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। धीरे धीरे याद हो जाएगा, 4 बार 5 बार घर पर जाकर पढ़िएगा। अब क्वेश्चन से गुजरते हैं। दिया है इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज F वेक्टर इक्वल टू दिस एंड वेलोसिटी इज दिस, देन फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर। तो आपको फोर्स दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा, तो F वेक्टर डॉट V वेक्टर करेंगे तो चल आएगा, ये वाला प्रॉपर्टी लग गया। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा जी, फोर्स वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, इंस्टेंटेनियस पावर इसी से निकलेगा अगर फोर्स या वेलोसिटी का डाटा देगा तो। एक बार फिर से, फोर्स कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, दोनों सिचुएशन में इंस्टेंटेनियस पावर इसी से निकलेगा, या अगर टॉर्क वगैरह का बात करेगा तो इसी से निकलेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ फोर्स कांस्टेंट था, इस कारण से F वेक्टर डॉट V वेक्टर नहीं लगा। फोर्स वेरिएबल भी होता तब भी इंस्टेंटेनियस पावर पूछता, और फोर्स और वेलोसिटी का डाटा देता तो F वेक्टर डॉट V वेक्टर ही लगता। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार, अगर फोर्स का डाटा दिया है तो एकदम मन में बैठा लीजिए कि इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको F वेक्टर डॉट V वेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ था तो पुट किए तो हो गया। अब क्या दिया हुआ है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन 2 kg मास वेरीज एज F इक्वल टू दिस, इफ इनिशियली पार्टिकल वाज एट रेस्ट देन फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन को देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि इंस्टेंटेनियस पावर को पूछ रहा है और वो डाटा दिया है फोर्स के। आपके दिमाग में आ गया होगा कि F वेक्टर डॉट V वेक्टर से प्रोसीड करेंगे, ये दिमाग में आ गया होगा। अच्छा, फोर्स वेरिएबल है, ठीक है, तो आपको उसके हेल्प से V निकालना पड़ेगा तब ना F वेक्टर डॉट V वेक्टर लगेगा। एक बार फिर से, जैसे ही फोर्स का डाटा दिया था तो आपको तुरंत समझ जाना था कि इंस्टेंटेनियस पावर के लिए F वेक्टर डॉट V वेक्टर से प्रोसीड करेंगे। क्लियर, तो फोर्स का डाटा दिया, V का डाटा नहीं दिया, इसका मतलब V को लाना पड़ेगा। अच्छा, फोर्स को वेरिएबल दिया है और उसके बाद फिर क्या है कि V को लाना है, तो ये तो काइनेमेटिक्स में ही पढ़ाया गया है कि फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सब का डाटा देता है, या पोजीशन का डाटा देता है तो वेलोसिटी की तरफ कैसे बढ़ते हैं। तो अगर पोजीशन का देता है तो डिफरेंशिएट करके बढ़ते हैं, फोर्स एक्सीलरेशन का डाटा देगा तो इंटीग्रेट करके बढ़ेंगे। ये काइनेमेटिक्स वगैरह में ही बता दिया गया है, कुछ कुछ न्यूटन्स लॉ में भी बताया गया है, ठीक है। तो वो चीज अब नहीं बताएंगे। तो समझ रहे होंगे कि फोर्स दिया है, दिमाग में सबसे पहले चला कि इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए हमको F वेक्टर डॉट V वेक्टर लगाना है, तो F का डाटा दिया, V का डाटा नहीं दिया, मैंने V निकालना पड़ेगा। V कैसे निकलेगा, दिमाग तुरंत क्लिक कर जाएगा कि वेरिएबल है फोर्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटीग्रेट करके प्रोसीड करेंगे तो वेलोसिटी तक हम पहुंच जाएंगे। तो वही होगा, F का वैल्यू दिया हुआ था तो F को लिख दिया हम लोग मास इनटू एक्सीलरेशन dV/dt, फिर dt को इधर फेंक कर करके आप इंटीग्रेट करिएगा। ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है, ये कुछ नया है नहीं, इसको डील करिएगा तो वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब क्या है कि फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी का इक्वेशन आप निकाल लिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिएगा तो क्या होगा कि पावर आ जाएगा t टाइम में, इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा आपको जिस टाइम का बात करेगा। जैसे कि 2 सेकंड का बात किया था, t के जगह पर 2 सेकंड पुट कर देंगे, हमारा आंसर चला है। आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अब क्या दिया है ये कि फाइंड एवरेज पावर बिटवीन t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड इन एबव प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम में आपको 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में क्या निकालना है, एवरेज पावर निकालना। बताया थे कि एवरेज पावर जैसे ही बोलेगा दिमाग में सबसे पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम इंटरवल आना चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ m v फाइनल का स्क्वायर। तो v का इक्वेशन तो हम लोग ला चुके थे,
भी कई क्वेश्चन आए थे ना, तो इसी में क्या करेंगे कि टी के जगह पर 2 सेकंड पुट कर देंगे, तब भी आ जाएगा 2 सेकंड में, तो उससे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, इनिशियल भी मालूम हो जाएगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मालूम हो जाएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम इंटरवल कर लेंगे। बात समझ में आ रहा होगा। ऐसे दे दिया है कि शुरू में ही पार्टिकल रेस्ट में है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हाफ m v एट 2 सेकंड का स्क्वायर, तो 2 सेकंड में इसमें t इक्वल टू 2 पुट कर करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, कर दीजिएगा तो चल आएगा। बात पहुंच रहा होगा हम तक। अब क्या दिया है, इफ पावर फर्स्ट में दिया है डिलीवर्ड टू, सेकंड में दिया है ऑब्जर्व एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी इज p equal to 2t, then find speed of given body after 3 second, initial speed of particle was 5 meter per second। बात समझिएगा छोटू, यहाँ पर पावर निकालने के लिए नहीं बोला है, पावर का डाटा दिया है। जैसे ही पावर का डाटा देगा तो आपका दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि अगर कांस्टेंट रहेगा तो p डेल्टा t की तरफ से बढ़ेंगे, और वेरिएबल रहेगा तो इंटीग्रेशन p dt से बढ़ेंगे। तो चूंकि यहाँ वेरिएबल है तो सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा इंटीग्रेशन p dt t1 से t2 तक। आपको बोला है 0 से 3, आप 0 से 3 के बीच में बात करिएगा, बोला है ना आफ्टर 3 सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से 3 सेकंड का जो घटना हुआ है उसके बाद का बात किया गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया कितना, तो p dt 0 से 3 तक, तो इतना किए तो आ गया 9, मतलब 0 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में काइनेटिक एनर्जी 9 से चेंज किया। ये चेंज के बारे में बता रहा है। अब समझिएगा, अगर जो बॉडी को पावर आप डिलीवर करिएगा तो उसका तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। फिर से, बॉडी को पावर डिलीवर करिएगा तो उसका तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। बॉडी से पावर एब्सॉर्ब करिएगा तो काइनेटिक एनर्जी उसका घटेगा। ये समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग चूंकि पावर वेरिएबल है इसलिए इंटीग्रेट कर करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए। अब बोल रहा है कि इतना पावर है जो कि डिलीवर किया जा रहा था, इसका मतलब बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी का होगा +9 करेंगे, ठीक है। और अगर एब्जॉर्प्शन वाला केस में बात करेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, तो जो इनिशियली होगा उससे 9 घट गया होगा, क्योंकि ये चेंज के बारे में बात करेगा। अब बढ़ा है कि घटा है उसको सोच करके फाइनली आप निकालिएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, हाफ mv²। तो क्या है कि आपको मास भी दिया हुआ है 2 kg और वेलोसिटी भी दिया हुआ है 5, तो यहाँ से क्या होगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा और बाकी क्या है कि फाइनल भी निकल जाएगा। कब प्लस होगा कब माइनस है तो बता ही दिए। तो इस तरह का सवाल अभी आया है नहीं, लेकिन आना चाहिए। ओके, अब दिया हुआ है कि पावर डिलीवर्ड टू बॉडी इज 200 वाट, then find change in energy of body in 5 minutes। इसमें तो क्या है कि पावर कांस्टेंट दिया है, तो आप समझिए रहे होंगे कि वर्क डन पूछेगा या चेंज इन एनर्जी पूछेगा तो डायरेक्ट p डेल्टा t लग जाएगा। तो p है जो कि 200 वाट ऐसा यूनिट में है तो 200 लिख दिए। टाइम है जो कि 5 मिनट है तो उसको ऐसा यूनिट में कैसे करेंगे, तो 5 × 60 कर देंगे, तो ये वाला सेकंड में आ गया। तो ये वाला है जो कि ऐसा यूनिट में है, ये भी ऐसा यूनिट में, तो ओवरऑल एनर्जी का ऐसा यूनिट वाला जो पार्ट होगा वो आ जाएगा, मतलब जूल में आ जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। ओके, अब क्या दिया हुआ है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट undergoes uniform acceleration। ओके, if the speed acquired in time capital T is v, the power delivered to the particle is। बात समझिएगा छोटू, अभी तक क्या था कि आपको बोल दे रहा था कि इंस्टेंटेनियस पावर बताओ, एवरेज पावर बताओ, ये बोल दे रहा था, ठीक है। अब जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, हालांकि हम इसको लिख भी दिए। जब तक पावर के बारे में नहीं बोला जाए, मतलब क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा है कि इंस्टेंटेनियस पावर बताओ या एवरेज पावर बताओ, उस सिचुएशन में आपको एवरेज पावर के बारे में सोचना है। एक बार फिर से, अगर क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस या एवरेज का जिक्र नहीं करेगा तो उस सिचुएशन में आपको पावर का मतलब एवरेज पावर समझना है। ओके,
तो यहाँ पर बोला है क्या कि सीधे पावर डिलीवर्ड कितना हुआ वो बताओ। इसका मतलब क्या है कि वो एवरेज पावर के बारे में बात किया। एवरेज पावर के बारे में जैसी बात किया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम इंटरवल करोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा कितना, तो हाफ m v फाइनल का स्क्वायर, तो t टाइम के बाद वेलोसिटी v है और इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है बाय टाइम इंटरवल, तो t टाइम के बाद कर रहा है, इसका मतलब t माइनस जीरो यहाँ हो गया। कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा, इसको कर लीजिएगा, चला आएगा। ठीक है, अब अगर जो मान लो कि पूछ लेता कि एवरेज पावर कितना है, जिसकी सॉरी मान लो कि ये पूछ लेता कि इंस्टेंटेनियस पावर कितना है, बात समझना हम जो बोल रहे हैं। नहीं बोला है तब तो एवरेज पावर के ही बारे में पूछा है। ठीक है, हम एक अलग से क्वेश्चन करवा दे रहे हैं इसी में कि अगर वो लिख देता कि फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू बॉडी, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस पावर में तो ट्रांसलेशनल मोशन में जब भी बात होता है तो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर का बात होता है। ठीक है, अच्छा जब भी जी वो वेक्टर फॉर्मेट में नहीं देगा तो आपको तो ये मानना पड़ेगा कि दोनों एक लाइन में चल रहा होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। तो अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालने का था T इक्वल टू कैपिटल T पर एनी इंस्टेंट अगर पावर निकालने कहेगा मतलब वो इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात किया तो क्या होगा कि F डॉट V वेक्टर होना चाहिए जो F इंटू V होगा, क्योंकि उधर डायरेक्शन के बगाए है ने, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा बॉडी, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स को हम लोग क्या लिख देंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि फोर्स का डाटा नहीं दिया है। अगर फोर्स का डाटा देता कि F फोर्स बॉडी पर कॉन्स्टेंटली लग रहा है और कैपिटल T टाइम के बाद वेलोसिटी भी है, तो बताइए कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, तो डायरेक्टली F भी बोल देते। लेकिन यहाँ फोर्स का डाटा नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को मास इंटू एक्सीलरेशन में करेंगे। अब एक्सीलरेशन का भी डाटा नहीं दिया है तो एक्सीलरेशन को आपको है जो कि v के टर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि v का डाटा दिया है। अच्छा जी, आपको पहले ही से पता है कि कभी भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो एक्सीलरेशन का वैल्यू डेल्टा v बाय डेल्टा t होता है, ये बता चुके हैं काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो फोर्स को लिख दिया गया मास इनटू एक्सीलरेशन, a भी नहीं दिया हुआ और चूंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो a को लिख दिया डेल्टा v बाय डेल्टा t, तो डेल्टा v का मतलब क्या हुआ, v फाइनल माइनस v इनिशियल तो जीरो है बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हो गया जीरो से कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी पुट होगा तो कर लीजिएगा ये वाला चला है। एक बार फिर से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पावर का बात नहीं किया है, इसका मतलब आपको एवरेज पावर ही निकालना था। हम ये बताए कि अगर इसमें इंस्टेंटेनियस पावर पूछ देता तो ऐसे बना लेते, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। ट्रांसलेशनल मोशन में दुनिया को तो है एवरेज पावर, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस तो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अब बात समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला बात तो हम बोलिए दिए कि जब तक पावर के बारे में बात नहीं करेगा तब तक हम लोग एवरेज पावर ही करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो हम बताने जा रहे हैं वो अगर याद रहेगा तो बहुत सारा सवाल बड़ा आसानी से बनता है, और नहीं याद रहेगा तो नॉर्मली जैसे अभी तक बताते आ रहे थे वैसे डील करिएगा। ठीक है, ये बोल क्या रहा है कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, क्या है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उस सिचुएशन में P एवरेज निकालने का एक और तरीका होता है। वो किसके बराबर होता है, तो F वेक्टर डॉट V वेक्टर प्लस U वेक्टर बाई 2। फिर से अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एवरेज पावर निकालने का एक और तरीका बन जाता है। पहले निकाल रहे थे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम इंटरवल से एवरेज, ठीक है, उसमें फोर्स वेरिएबल करेगा तब भी लगेगा, फोर्स कांस्टेंट रहेगा तब भी लगेगा। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट है तब एक तरीका और बन जाता है जो बहुत जगह पर बड़ा आसानी से आपको रिजल्ट तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो वो एवरेज फोर्स एवरेज पावर किसके बराबर होता है, तो F वेक्टर डॉट एवरेज वेलोसिटी, या ये कहिए कि V वेक्टर प्लस U वेक्टर बाई 2 के बराबर। तो इसका भी यूज तुम कर सकते हो। ठीक है, और अगर फोर्स कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, इसमें दो कंडीशन है जी। अगर फोर्स कांस्टेंट रहे
और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या रहे, जीरो रहे, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में रहता है, तो उस सिचुएशन में इंस्टेंटेनियस जो पावर होता है वो बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ एवरेज पावर के। क्लियर, समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। नॉर्मल केस में पावर कैसे निकलता है, तो इंस्टेंटेनियस है तो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर वाला आपको बता चुके हैं, और एवरेज रहेगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम इंटरवल बता चुके हैं, उससे सवाल बढ़ जाता है। अब एक केस पढ़ाया गया है कि अगर कभी फोर्स कांस्टेंट रहे तो एवरेज पावर के पास पहुंचने का एक और रास्ता है, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर बाय 2। ओके, और फोर्स कांस्टेंट के साथ साथ अगर इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है तो एक रिलेशन होता है इंस्टेंटेनियस और एवरेज में। वो क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है वो डबल होता है एवरेज पावर का। क्लियर, तो बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा इस सवाल को दिया हुआ है, ए पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बात समझिएगा जी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का क्या मतलब हो गया कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, माने फोर्स कांस्टेंट, तो फोर्स कांस्टेंट है और इनिशियली बॉडी किस में है, रेस्ट में भी है, तो फोर्स कांस्टेंट है और इनिशियली बॉडी रेस्ट में, ये कंडीशन मैच कर गया। तो इस ढंग के सिचुएशन में हर हालत में इंस्टेंटेनियस पावर जो था वो डबल होना चाहिए था एवरेज पावर का। देखिए इसका ये डबल है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है ना कि मान लो कि इस क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस पावर भी पूछ दिया तो तुम ऐसे भी कर सकते थे कि एवरेज पावर निकाल लिए और उसका डबल कर दिए, क्योंकि कंडीशन मैच कर रहा है, तो बिना इधर से भी आप इधर से इधर आ सकते थे। या हो सकता है कभी डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछ दे कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है या कांस्टेंट फोर्स है, इनिशियली बॉडी क्या है, रेस्ट में, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर में क्या रिलेशन होता है बताइए, तो आप बता दे सकते हैं। आई होप बात पहुंच गया होगा। अच्छा एक चीज, अगर एवरेज पावर निकालना है तो उसका भी आप इधर से निकाल सकते थे रीजन। फोर्स एक्सीलरेशन कांस्टेंट देने का मतलब फोर्स कांस्टेंट, तो फोर्स कांस्टेंट दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि एवरेज पावर ऐसे भी निकल सकता था, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते जी, देखो निकाल के बताते हैं इसको कैसे निकालते हैं हम लोग। तो F को क्या करते, लिखते मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा v बाय डेल्टा t, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो डेल्टा v तो जीरो से v गया है, इसका मतलब डेल्टा v हो गया v बाई टाइम इंटरवल कितना हो गया t। तो फोर्स को लिख दिया मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये तो जीरो है, तो यहाँ से बन जाएगा ये v बाई 2। आप इसको देखिए तो वो इसी के बराबर है, ठीक है। डॉट वगैरह वाला को काहे छोड़ दिए, तो शुरू में पार्टिकल रेस्ट था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो स्ट्रेट लाइन में तो उछलते रह जाएगा, ठीक है। तो एक ही लाइन में जब रहेगा एक के डायरेक्शन में सब, तो cos 0 डिग्री खुद भी 1 हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार फिर से हम बोलेंगे छोटू कि बहुत इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस का हम पहले बता चुके हैं, उससे सवाल बन जाएगा। ये वाला याद रखिएगा कंडीशन, तो बहुत सारा सवाल बड़ा स्मार्टली बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सवाल पहले वाला से बन जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन को हम बताएं ना कि ये नहीं जान रहे थे तभी बन गया था, ये जानिएगा तो स्मार्टली बन जाएगा। ओके, बात समझ में आ रहा होगा, तो आप कोशिश करिएगा इसको याद कर लेने का। अब यहाँ दिया हुआ है क्या जी कि एक बॉडी को U से ऊपर फेंका गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे लग रहा होगा, एक्सीलरेशन नीचे होगा, उसका G होगा। तो बोल रहा है कि फाइंड एवरेज पावर बाय mg बिफोर कम्स टू रेस्ट, मतलब बोल रहा है कि बॉडी जब यहां से गया ऊपर और जब तक रेस्ट में नहीं आ गया, उस ड्यूरेशन में एवरेज कितना पावर है जो कि बॉडी को है जो कि दिया गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो एवरेज का बात करेगा तो एक तो आपके पास है ही है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बटा टाइम इंटरवल। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, जब तक रेस्ट में आएगा तब तक का बात किया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी के जगह पर यू कर दिए, तो ये वाला हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम इंटरवल। तो जब तक नहीं रुकेगा उस समय तक कितना टाइम लगा होगा, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम होता है u बाई जी, तो यहाँ पे u बाई जी लिख दिए, इसको सोल्व किए तो ये वाला आ गया। मतलब mg के द्वारा बॉडी पर एवरेज पावर जो होगा वो इतना होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम इंटरवल ये आपको हमेशा काम देगा, ठीक है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर फोर्स जो है वो कांस्टेंट है mg, तो फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तब आप ये वाला प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। मगर फोर्स कांस्टेंट है, इस कारण से ये वाला प्रॉपर्टी तो लग सकता है, ठीक है। तो फोर्स कांस्टेंट रहेगा तब एवरेज पावर निकालने का एक तरीका क्या होता है, तो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर बाई 2 ये कर सकते हैं। तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना हो गया mg, एफ का मैग्नीट्यूड हो गया mg, v प्लस यू बाई 2 करेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाला है जो कि u ही है बाई 2, तो 0 प्लस यू बाई 2 हो गया। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट है तो v प्लस यू बाई 2 का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और mg का डायरेक्शन इधर है, तो वहां cos 180 डिग्री यूज होगा, ठीक है। तो यहां से कर जगह चलेगा, देख लीजिए जो यहां पर है वही वाला यहां पर है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं दिमाग काम करे तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला को ही पकड़े हुए रह जाइए। अब आपको बोल क्या रहा है कि इंस्टेंटेनियस पावर t टाइम में बताओ, तो इंस्टेंटेनियस पावर आपको बताना है, तो जो फोर्स लग रहा है डॉट v वेक्टर, तो फोर्स लग रहा है mg, वेलोसिटी t टाइम के बाद हो जाएगा u माइनस gt, तो u माइनस gt, और फोर्स इधर लग रहा है t टाइम के बाद चल उधर रहा है, तो कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा होगा। ये सब क्वेश्चन है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको लग रहा होगा कि क्या अच्छा है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी दे सकता था कि बॉडी को फेंक दिया गया, तो बॉडी जब रिटर्न होगा मतलब ऊपर से जाकर के नीचे आएगा, ठीक है, तो रिटर्न जिस समय तक होगा उस समय बताइए कि एवरेज पावर कितना डिलीवर किया गया। तो एक तो हो गया एवरेज पावर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम इंटरवल, तो जिस समय फेंका गया था उस समय भी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, जिस समय लौट के आया उस समय भी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ, तो उस सिचुएशन में एवरेज पावर 0 हो जाता, मैंने बॉडी को फेंके और लौट के उसी जगह पर आया है, उस ड्यूरेशन में एवरेज पावर अगर mg के द्वारा बोलता तो वो 0 है, तक वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। इंस्टेंटेनियस पावर का बात अगर करता तो जब ऊपर जा रहा था तो u इधर था mg इधर था, तो क्या हो जाता mg इंटू u इंटू cos 180 डिग्री माने माइनस mgu होता, और जब लौट कर करके u से आया है तो उसमें में mg भी इधर लग रहा है u भी इधर है, तो हो जाता mg इंटू u इंटू cos 0 डिग्री, तो वो प्लस mgu होता। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिस समय वो रेस्ट में होगा उस समय इंस्टेंटेनियस पावर mg के द्वारा 0 होगा, क्योंकि f वेक्टर डॉट v वेक्टर होता तो v तो उस समय रेस्ट में है, तो उस समय में क्या होता कि पावर 0 हो जाता। बात समझ में आ रहा होगा। अब दिया है क्या कि एन ऑटोमेटिक गन फायर्स 240 बुलेट पर मिनट विथ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ ईच बुलेट वेट 20 ग्राम, द पावर ऑफ द गन इज, मतलब बोल रहा है कि 1 मिनट में 240 बुलेट फायर किया जाता है गन के द्वारा, ओके। तो आपको बोल रहा है कि उस गन का पावर बताइए, मतलब एक तरह से एवरेज पावर बताइए, जब तक नहीं बोलेगा तो एवरेज पावर ना मानेंगे। तो एवरेज पावर किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम इंटरवल। तो बोल रहा है कि पर मिनट इतना बुलेट किया गया, तो हम t मिनट भी मान ले सकते हैं टाइम, तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन अपने सहूलियत के लिए क्या करते हैं कि 1 मिनट का इंटरवल अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। तो अगर 1 मिनट का इंटरवल लीजिएगा तो 240 बुलेट है जो कि फायर किया गया है, तो 240 बुलेट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा जी वो वाला, तो हाफ m हो गया एक बुलेट का, 20 ग्राम दिया जी, 20 ग्राम को हम लोग SI यूनिट में किए हैं केजी में, ठीक है। तो हाफ m
इंटू वी स्क्वायर, तो 360 किलोमीटर पर आवर था, तो इसको मीटर पर सेकंड में करिएगा तो 5/28 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये हो गया v, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया एक बुलेट का काइनेटिक एनर्जी। वैसा 240 बुलेट छूटा है 1 मिनट में, तो 240 से मल्टीप्लाई किए, तो इतना टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गया सब बुलेट का फाइनली। इनिशियली क्या है कि बुलेट को मानना पड़ेगा कि गन में था तो रेस्ट में था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। तो एक तरह समझ में आ गया होगा कि गन के द्वारा बुलेट को 1 मिनट में इतना एनर्जी दिया गया, ठीक है, बाई टाइम इंटरवल। तो सूर्य में हम लोग 1 मिनट का टाइम इंटरवल मान चुके हैं, तो यहाँ पर 60 किए। कोई मान लगा t मिनट का, तो t मिनट का करता तो क्या होता कि 240 इंटू t बुलेट होता, तो यहाँ पर एक बुलेट का काइनेटिक एनर्जी इतना होता, इंटू टोटल बुलेट कितना होता था 240 इंटू t करते। और यहाँ पर भी क्या करते कि टाइम इंटरवल लेते t मिनट, तो उसको सेकंड में बदलते थे, क्या हो जाता t इंटू 60, तो t से t कट करके फिर यही आ जाता। बात समझ में आ रहा होगा। ऐसे ये कॉमन प्रैक्टिस में कभी भी बोलेगा कि पर सेकंड इतना चीज है जो कि रिलीज किया जा रहा है, तो हम लोगों को दिमाग में बैठा लेते हैं ना कि हम 1 सेकंड का इंटरवल ले लेते हैं, इसका मतलब उतना चीज का ही बात हो रहा है, ऐसे सोच करके प्रोसीड करते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। अब दिया है a particle of mass m is moving on a circular path of constant radius r such that centripetal acceleration varies with time t as k square r t square where k is a constant। okay, centripetal acceleration दिया है, वो कह रहा है कि find the power delivered to the particle by the force acting on it। फिर से क्या है जी कि आपको पावर के बारे में चर्चा किया है, और किसमें चर्चा किया है, सर्कुलर पाथ में चर्चा किया। तो सर्कुलर मोशन में जब भी चर्चा करेगा पावर का, तो हम लोग बढ़ेंगे F टेंजेंशियल इंटू V से। क्या F टेंजेंशियल का डाटा दिया है? नहीं दिया है, वो सेंट्रीपिटल का डाटा दिया है, समझ ना। अगर सेंट्रीपिटल के जगह पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो लिखता है तो मास से मल्टीप्लाई करके टेंजेंशियल फोर्स निकालिए लेते, तो उसको कर करके V कर देते तो हमारा आंसर चला था। ये आईटी में पूछा गया सवाल है, ठीक है, हर पूछ नहीं, समझिएगा एकदम सिलसिलेवार ढंग से। सर्कुलर मोशन में पावर का बात किया, दिमाग में पहला चीज जो हिट करेगा वो F टेंजेंशियल इंटू V हिट करेगा। क्लियर? अब F टेंजेंशियल का डाटा नहीं दिया है, तो हम आपको बताए थे कि डाटा अगर नहीं देगा F टेंजेंशियल का तो वो m इंटू dv बाई dt में खुलेगा। तो हम F टेंजेंशियल को m इंटू dv बाई dt कर दिया, भी यहाँ पर आ गया, तो ये वाला आ गया पावर। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो कभी भी हम लोग बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखता है, तो फिर क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया है उसका यूज करते हैं। तो हम लोग प्रयास किए कि भाई पावर निकालना है सर्कुलर मोशन में, तो F टेंजेंशियल इंटू V, F टेंजेंशियल तो होना चाहिए m इंटू A टेंजेंशियल, तो ये टेंजेंशियल का भी डाटा नहीं दिया, तो इसको यहाँ तक लिख करके क्या रुक गए। और आपको क्या है कि ऑप्शन इस टर्म में देगा नहीं, तो जो डाटा दिया है उसका यूज करिएगा। तो बोल रहा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इतना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई r है, उसको इसके बराबर कर दिए। यहाँ से क्या हुआ कि r को उधर करके करिएगा तब v का इक्वेशन आ जाएगा। जैसे v का इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पुट करके डिफरेंशिएट करिएगा, v को यहाँ पुट करिएगा तो रिजल्ट चल आएगा। हम क्या किए, v का इक्वेशन ला करके यहीं पर डिफरेंशिएट किए, तो kr आ गया, तो dv बाई dt के जगह पर क्या पुट कर दिया गया kr, और v के जगह पर क्या पुट कर दिया जाएगा krt, तो ये रिजल्ट चल आएगा। वो ऑप्शन में ही डाटा दिया हुआ था कि k के टर्म में, r के टर्म में, t के टर्म में है, ठीक है। तो जैसे देखिएगा कि krt के टर्म में डाटा दिया था, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको इधर खींचना होगा, ठीक है। तो आईटी में पूछा हुआ सवाल था, बहुत अच्छा सवाल ये नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपके आंख से गुजार दिया गया है, पहले ही बता दिया गया है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या सर्कुलर मोशन रहता है तो कैसे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। हाँ, ये नहीं पता रहेगा कि सर्कुलर मोशन में जब पावर का बात करता है तो कैसे प्रोसीड करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा होगा। तो हो सकता है ये क्वेश्चन नीट में, जेईई मेन में रिपीट करे, क्योंकि आईआईटी पूछे हुए, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। इसको एक बार घर पर दोबारा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत भारी चीज है। अब दिया हुआ क्या है
कि a lift is accelerating in upward direction with acceleration 6 meter per second square. Okay, a frictional force in the opposite direction of motion 1000 Newton acts on the given 300 kg lift. Okay, find power delivered by lift at t equal to 2 second. Initially lift was at rest. समझिएगा, लिफ्ट रेस्ट में है और एसिलरेशन ऊपर है, तो ये तो समझ में आ गया कि हर हालत में ये वाला लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बात समझ में आ होगा। इनिशियली रेस्ट में है और एसिलरेशन अपवर्ड है, तो बॉडी ऊपर डायरेक्शन में चल रहा है। अब आपको क्या है जी कि बताना है पावर डिलीवर कितना किया गया लिफ्ट के द्वारा। तो पावर लिफ्ट के द्वारा किया गया माने लिफ्ट के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है उसके द्वारा किया जाएगा। तो लिफ्ट जितना फोर्स लगा रहा है वो दे देता, तब तो आसानी से बन जाता। ठीक है, F वेक्टर डॉट B वेक्टर लगा देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि लिफ्ट का फोर्स नहीं दिया है, बॉडी का एक्सीलरेशन दिया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना करके लिफ्ट के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वो कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है ना? तो इस बॉडी पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, एगो लिफ्ट ऊपर लगा रहा है क्योंकि जब बॉडी ऊपर एक्सीलरेटेड है और बाकी कोई है नहीं कि ऊपर ले जा रहा होगा, इसका मतलब लिफ्ट ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो mg नीचे लग रहा है, बॉडी का जिधर मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। क्वेश्चन में ही बताया हुआ है, नहीं भी बताता है जी तो ये एज्यूम किया जाता है कि बॉडी का जिधर मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। तो बॉडी ऊपर चल रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा और mg तो नीचे लगबे करेगा। ठीक है, और लिफ्ट वाला तो ऊपर लग रहा है क्योंकि उसी कारण तो बॉडी ऊपर जा रहा है। यहाँ से पता ही चल रहा होगा आपको F लिफ्ट माइनस दिस फोर्स ये बराबर होगा इसका मास इनटू एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या किए कि लिफ्ट का फोर्स निकाल लिए। ठीक है, अब लिफ्ट का फोर्स निकाल लिए तो आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड पर लिफ्ट के द्वारा जो पावर दिया गया है उसको बताना है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड का बात किया, इसका मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस पावर का बात किया। तो लिफ्ट के द्वारा कितना पावर दिया गया, तो लिफ्ट का फोर्स जो निकाले हम लोग डॉट जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, बॉडी का। तो फोर्स इधर लग रहा है, अब शुरू में रेस्ट में था तो बॉडी भी उधर चल रहा है, तो समझ रहे होंगे F वेक्टर डॉट V वेक्टर F V cos 0 डिग्री माने F इंटू V ही बन जाएगा। बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो लिफ्ट के द्वारा पावर पूछा है, तो लिफ्ट का फोर्स इनटू वेलोसिटी जो होगा, तो V कैसे निकलेगा, तो U तो 0 था प्लस A मालूम है, T का वैल्यू 2 मालूम है, तो कर लिए तो वो चला आया। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन में पूछता कि फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा बताइए कि कितना पावर t इक्वल टू 2 सेकेंड में डिलीवर किया जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा पूछता तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग लिखते और 2 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होता u प्लस at ये वाला लिखते, और फ्रिक्शनल फोर्स में फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी इधर चल रहा है, तो 180 डिग्री करते, यहाँ cos 180 डिग्री करते, तो ये वाला आता। बात समझ में आ रहा होगा। जिसके कारण पावर पूछेगा आपको फोर्स भी उसी वाला लिखना। लिफ्ट का पूछ रहा था पावर, तो क्या हुआ कि लिफ्ट वाला फोर्स को यूज किए। फ्रिक्शन का पावर पूछ रहा था तो फ्रिक्शन का क्या किया, फोर्स यूज किए। मान लो कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब क्या होता कि वो नेट फोर्स के कारण पावर पूछता। जब नहीं कुछ बोल रहा था किसी के द्वारा, सीधे बोलता कि पावर बॉडी को कितना डिलीवर किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होता कि वो टोटल के कारण पावर पूछ रहा है, तब उस पर टोटल फोर्स लिखते हैं। टोटल फोर्स तो होता बॉडी का मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, भी निकल जाता, बोलो यार। तो क्या होता है कि उसके हेल्प से टोटल डील कर ले तो वो और आसान हो जाता। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बॉडी का एक्सीलरेशन दिया हुआ है, m मालूम है, तो नेट फोर्स लग रहा है उस पर मास इनटू एक्सीलरेशन, और v निकलिए गया u प्लस at से करके 12 आइए गया, और फोर्स नेट ऊपर लग रहा है क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर है नेट, और भी उधरे तो cos 0 डिग्री करते तो चल आता। आई को बात पहुंच रहा होगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है जी कि एक स्पेशल केस होता है जिसको आपको ध्यान रखना रहेगा। ध्यान रखिएगा तो सवाल
बड़ा आसानी से बन जाएगा। और ये वाला सवाल जेईई मेन में भी आ चुका है, आईआईटी भी आ चुका है, अब केवल नीट में आना बाकी रह गया है, तो वो पूछेगा, ठीक है, और जेईई मेन में भी रिपीट कर सकता है। तो दिया हुआ है कि अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि इंजन या बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और पावर के तरफ जाए, बात समझना, कांस्टेंट वेलोसिटी का बात जैसे ही करता है तो हम लोग के दिमाग में इस चैप्टर के पहले क्या चलता था, तो भाई कांस्टेंट वेलोसिटी है तो नेट फोर्स जीरो होगा। होता क्या था, कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, इसका मतलब फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग इतना नहीं सोचते थे, डायरेक्ट पता था कि जैसे बोला यूनिफॉर्म मोशन है या कांस्टेंट वेलोसिटी है तो नेट फोर्स जीरो, वहां से प्रोसीड करते थे, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि कभी बोलेगा कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है बॉडी का, और वो पावर के तरफ जाने लगे, तो उस सिचुएशन में ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो नेट पावर तो उसका जीरो होगा। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी फोर्स से नहीं लग रहा है, तो फोर्स नहीं लग गया तो पावर होता है वेक्टर डॉट v वेक्टर, तो फोर्स जीरो है तो पावर जीरो होगा। तो इतना नहीं सोचना है, हम यही बोल रहे हैं कि इतना कंसेप्ट सोचने की जरूरत नहीं कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो है, अब पावर होता है वेक्टर डॉट v वेक्टर, तो फोर्स जीरो है तो पावर जीरो, इतना नहीं सोचना है। आपको याद रखना चाहिए दो पॉइंट, क्या कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, या यूनिफॉर्म मोशन है, बात क्यों हो गया, तो उस सिचुएशन में बॉडी पर नेट पावर जो होता है वो जीरो होता है। और इसी से ये आया है जो याद रखना है, क्या कि उस बॉडी पर जो इंजन लगा रहा होगा, ठीक है, वो वाला जो पावर होगा वो बराबर होगा माइनस जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा होगा ना उसके पावर के। सोचिएगा, यूनिफॉर्म मोशन है या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट पावर जीरो है, तो बॉडी पर कौन कौन पावर लगा रहा है, ठीक है, तो एक तो हो गया कि जो मशीन लगा हुआ है वो लगा रहा है, और दूसरा जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एमजी लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, जो लग रहा है वो सब लग रहा है। तो इसमें ध्यान यही रखना है कि मशीन का आपको पूछेगा कि कितना पावर डिलीवर कर रहा है बॉडी को, तो एक तो क्या हो गया कि मशीन का फोर्स निकालिए और तब उधर से बढ़िए, मशीन का फोर्स डॉट v वेक्टर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्सटर्नल का जो फोर्स लग रहा है उसका पावर निकाल लीजिए और उसमें आप माइनस लगा दीजिएगा, तो क्या है कि इंजन के द्वारा जो पावर दिया जा रहा है वो निकल जाएगा। बाकी बोलने से क्लियर नहीं होगा, एग्जांपल से क्लियर होगा। अभी सीधे रिजल्ट रखना है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, उस सिचुएशन में नेट पावर जीरो होता है और इंजन का पावर जो होता है जो बॉडी को दिया था वो बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल के। जहाँ एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, इंजन को छोड़ करके जो फोर्स लग रहा है वो सब। बाकी एग्जांपल से गुजरिए। दिया हुआ है ए कार मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है, ठीक है, एज शोन इन फिगर। इफ रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग ऑन गिवन कार 200 kg इज 500 न्यूटन। बात समझिएगा, जैसे रेसिस्टेंस के बारे में नहीं बोला कि किधर लग रहा है, तो आपको खुद समझ जाना है कि वो जिधर भी चल रहा होगा उसके अपोजिट में लग रहा होगा। क्लियर? तो बोल रहा है क्या कि पावर कितना डिलीवर किया गया कार इंजन के द्वारा। तो बात समझिएगा, ये क्वेश्चन का टाइप है, ये ध्यान ही रहना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन दिया तो तुरंत आपको ये टाइप याद आ जाना चाहिए कि नेट पावर जीरो होगा, मगर वो पूछ नहीं रहा है नेट पावर, आपको पूछ रहा है कि पावर इंजन के द्वारा कितना दिया जाएगा। तो इंजन के द्वारा कितना पावर दिया जाएगा, तो माइनस पी एक्सटर्नल के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो पी एक्सटर्नल निकालेंगे और उसके आगे माइनस लगा देंगे तो इंजन का पावर आ जाएगा। पहले हम एक मेथड से बता देते हैं। तो इंजन का पावर कितना होगा, तो बराबर होगा माइनस पी एक्सटर्नल। अब समझिएगा, माइनस तो यहां लिख दिए, अब पी एक्सटर्नल कैसे निकलेगा, तो एफ एक्सटर्नल डॉट भी, ये क्लियर होगा, जिसका पावर निकालिएगा उसी का फोर्स लिखिएगा, डॉट भी वेक्टर करिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर आप इंजन का पावर लिख रहे हैं तो इंजन का
डॉट भी वेक्टर लिखिए। हाँ बिल्कुल, उस ढंग से भी आंसर आएगा, लेकिन हम लोग अभी तत्काल उस ढंग से बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम अभी तत्काल इस ढंग से बनाने में इंटरेस्टेड है, इससे बना कर करके फिर हम जो है ना कि भाई इंजन के कारण पावर पूछ रहा है, तो इंजन का फोर्स डॉट भी वेक्टर करके भी आपको बताएंगे। क्लियर? अभी हम इंटरेस्टेड है इससे बनाने में, ठीक है? तो कैसे बनेगा? तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस सिचुएशन में इंजन का द्वारा जो पावर डिलीवर किया जाए वो बराबर होगा माइनस पी एक्सटर्नल के। तो माइनस तो लिखा गया, पी एक्सटर्नल का मतलब हो गया एफ एक्सटर्नल डॉट जो बॉडी का वेलोसिटी होगा भी वेक्टर, तो कर दिए। एफ एक्सटर्नल कितना है इस बॉडी पर देखिए, तो एक mg लग रहा है, mg लगेगा तो उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, नॉर्मल लगेगा और बॉडी इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन इधर होगा। अभी रोलिंग का बात नहीं किया जा रहा है, जब स्लाइडिंग का बात किया जाएगा। फिर से इस पर लग रहा है फोर्स mg, तो एक कंपोनेंट इधर इधर हो गया, एक वो इधर हो गया, इधर चल रहा था फ्रिक्शन इधर हो गया, तो ये दोनों तो बैलेंस करके खत्म हो गया, तो फोर्स एक तरह से है ही नहीं है। तो इस पर इंजन को छोड़ के कौन कौन फोर्स लग रहा है? वो mg sin थीटा लग रहा है, एक वो फ्रिक्शन लग रहा है, यही तो लग रहा है इंजन को छोड़ करके। तो mg sin थीटा और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वही एफ एक्सटर्नल कहलाएगा। बात समझ में आ रहा होगा? तो इस पर mg sin थीटा इधर लग रहा है, फ्रिक्शन उधर लग रहा है, ठीक है? और बॉडी चल इधर रहा है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा? mg sin थीटा माइनस एफ के, ये होगा नेट एक्सटर्नल फोर्स इनटू वेलोसिटी करेंगे, तो जो भी दिया हुआ है वो तो लिख ही दिए, और चूंकि नेट फोर्स जो एक्सटर्नल है इधर देखे हैं और वेलोसिटी भी इधर है, तो cos 0 डिग्री की बात समझ में आ रहा होगा। यहां से डील कर लीजिएगा, आपको चला आएगा, ठीक है? अब दिया हुआ है सपोज द कार इज मूविंग अप द इंक्लाइंड प्लेन। अब बोल रहा है कि एज्यूम करिए कि ये बॉडी नीचे नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है। उस सिचुएशन में इंजन का पावर कितना होगा या पावर कितना डिलीवर वो कर रहा होगा? तो बात समझिएगा छोटू, जब बॉडी ऊपर जाएगा तो उस सिचुएशन में फ्रिक्शन नीचे लगेगा और mg sin थीटा भी नीचे लगेगा। इधर वाला तो कैंसिल हो गया, तो उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो mg sin थीटा इधर लग रहा है, अब बॉडी उधर चल रहा है तो फ्रिक्शन भी इधर लग रहा है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में। और भी कितना है? तो 5 से उधर है, तो मैग्नीट्यूड हो गया 5 और cos 180 डिग्री रीजन, नेट एक्सटर्नल फोर्स इधर है और भी है जो कि उधर है, तो अपोजिट हो गया, यहाँ cos 180 डिग्री किए तो रिजल्ट आ गया। बात समझ में आ रहा होगा? तो ये हम क्या देखें कि इंजन का पावर जब पूछता है तो हम लोग इंजन के पावर निकालने में इंटरेस्टेड, डायरेक्ट वे में नहीं। क्या करते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा ना उसके कारण पावर निकाल लेते हैं और उसी में माइनस लगा देते हैं, तो इंजन का पावर खुद ब खुद चलाता है। इस ढंग से बताए हैं, ठीक है? एक नॉर्मल ढंग भी हो सकता है। नॉर्मल ढंग क्या बोलता है कि जिसके कारण पावर पूछे फोर्स भी उसी का लीजिए, डॉट भी वेक्टर करिए। तो हमको पूछा है कि इंजन के द्वारा कितना पावर डिलीवर किया गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि इंजन का फोर्स लेंगे, डॉट भी वेक्टर करेंगे। अब इंजन का फोर्स दिया हुआ नहीं तो कैसे निकालेंगे? बात समझिएगा, चूंकि यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स 0 है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। तो इस बॉडी पर जब बॉडी नीचे आ रहा है तो mg sin थीटा इधर लग रहा है, फ्रिक्शन उधर लग रहा है, तो इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है mg sin थीटा माइनस एफ के। इसका मतलब इंजन जो है उस डायरेक्शन में mg sin थीटा माइनस एफ के बराबर फोर्स लगा रहा होगा। क्लियर? तो इंजन के द्वारा इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा? तो जो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है mg sin थीटा माइनस एफ के, मैग्नीट्यूड बाय उतना ही है, डायरेक्शन उल्टा, तभी तो नेट इस पर 0 होगा। तो इंजन के द्वारा उस डायरेक्शन में फोर्स लगा mg sin थीटा माइनस एफ के, ओके? और बॉडी चल रहा है इधर, तो हो गया 5, ठीक है? तो हो जाएगा एफ वेक्टर हो गया
इंजन के द्वारा mg sin थीटा माइनस एफ के इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी 5 है इस डायरेक्शन में, ये दोनों के बीच में एंगल होगा cos 180 डिग्री। ठीक है, तो आप करके देखिएगा तो यही वाला रिजल्ट आएगा। एक बार फिर से, अगर इंजन के द्वारा पावर पूछेगा और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो उस सिचुएशन में आप ऐसे बनाइएगा, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अदरवाइज एक नॉर्मल तरीका तो है ही है कि इंजन के द्वारा अगर पावर पूछा है तो इंजन के द्वारा लगाया गया फोर्स डॉट v वेक्टर होता है। बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, घर में जाकर के एक बार कर लीजिएगा। अरे इसमें होता क्या है ना कि शुरुए में हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसके उल्टा डायरेक्शन में इंजन लगाएगा, तब तो नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, तो शुरू में ही क्या होता है कि डायरेक्शन उल्टा कर लेते हैं तो cos 180 डिग्री करके फिर साइन को है जो कि वैसे ही करता है। तो आप इंजन के थ्रू भी करिएगा तो यही आएगा। ठीक है, डायरेक्ट वाला मेथड है। इनडायरेक्ट वाला तो बताएं कि एक्सटर्नल का थ्रू निकाल करके इंजन वाला पर पहुंच जाते हैं। बात पहुंच रहा होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, जेईई मेन में भी रिपीट करेगा, नीट में नहीं आया तो ऐसे करेगा, आ जाएगा भाई आना। अब क्या दिया हुआ है जी कि अगर पावर डिलीवर किया गया है जो बॉडी को वो कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। समझिएगा, ये वाला जो होता है ना ये रिजल्ट, एक रिजल्ट आप याद कर लीजिएगा तो बाकी क्या है कि निकल जाएगा। इसको निकालना भी बहुत मुश्किल नहीं, देखो यहाँ निकाल करके बताए हैं, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि आपका दिमाग तेजी में काम नहीं करे। तो एक रिजल्ट ही याद रखिएगा, क्या पावर कांस्टेंट है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी 0। कंडीशन याद रखिएगा, पावर कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। उस सिचुएशन में ये 4 रिजल्ट होता है। तो हम यही बोलेंगे कि चारों नहीं याद करिएगा, आप क्या करिएगा ना कि ये वाला रिजल्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, एस का वैल्यू मतलब जो पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो बराबर होता है किसके 8p/9m पर पावर 1/2 इंटू t पर पावर 3/2। ये रिजल्ट अगर जो आप याद किए हुए रखिएगा, t पर डिपेंड करने वाला, तो अगर आपको वेलोसिटी का बात करेगा तो ये वाला तो कांस्टेंट, इसको बाहर करिएगा, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो वेलोसिटी t पर कैसे डिपेंड कर रहा है वो निकल जाएगा। अगर तो एक्सीलरेशन का बात करेगा तो इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी लाइएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन लाइएगा, तो क्या होगा कि एक्सीलरेशन भी कैसे टाइम पर डिपेंड कर रहा है वो निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम यही बोलेंगे कि इसको रट जाइए, और ज्यादा अगर रटना है तो इसको भी रट सकते हैं। माने ओवरऑल क्या है कि आप इस दोनों को आप अगर जो रट गए तो क्या होगा कि ये दोनों खुद ब खुद इससे चला आएगा। और ये जेईई मेन में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है, इसके रिपीट करने का चांस बहुत है। इसलिए क्या करिएगा कि इसको याद रखिएगा। एक बार फिर से, पावर कांस्टेंट हो और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, वो टाइम पर कैसे डिपेंड करता है, ये अगर सवाल पूछेगा तो ये रिजल्ट याद रखिएगा। इसी को डिफरेंशिएट करिएगा तो ये चलाएगा, इसी को डिफरेंशिएट करिएगा तो ये चलाएगा। तो एक याद रखिएगा, सब याद रह जाएगा। और पावर चूंकि कांस्टेंट है तो एफ वेक्टर डॉट v वेक्टर का वैल्यू p वो तो कांस्टेंट होगा ही। ठीक है, तो ये याद रहेगा तो सवाल बड़ा आसानी से बन जाएगा। अदरवाइज क्या है कि आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो बेकार चीज है। आप इसको रटे हुए रहिएगा, जल्दी जल्दी में सवाल बन जाएगा। बाकी ये तो हम खाली ऐसे लिख दिए हैं कि स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम क्या होगा, कि बताने का जरूरत नहीं, यहाँ वर्क है यहाँ टाइम है, तो स्लोप क्या होगा dw/dt। dw/dt क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर होगा। ठीक है, केवल आंख से हम बुझा रहे हैं। बाकी क्या है कि लिखा गया है कि यूनिट जो होता है पावर का कुछ अलग अलग, जिसको आपको जानना चाहिए तो आप याद रखिएगा। जैसे ऐसा यूनिट जो होता है वो तो वाट होता है या जूल पर सेकंड बोलते हैं। ठीक है, सीजीएस में जो यूनिट होता है ना वो अर्ग पर सेकंड होता है। एक बार फिर से, सीजीएस में जो पावर का यूनिट होता है वो अर्ग पर सेकंड होता है। तो ये दोनों जो रिलेशन है उसको रटे हुए रहिएगा। देखिए, आप डायमेंशनली भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन वो बेवकूफी होगा, आपको रटा हुआ रहना चाहिए। जैसे कैसे होता है कि सीजीएस में जो यूनिट होता है वो बताया गया है ना कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ये रटा हुआ है ना जी। ठीक उसी ढंग से
यहाँ भी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है, तो 1 जूल पर सेकेंड या 1 वाट या 1 एसआई यूनिट जो है वो 10⁷ सीजीएस यूनिट के बराबर है। तो ये रिजल्ट आप रटे हुए रहिएगा, ठीक है। और एक रिजल्ट और क्या होता है कि 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। हॉर्स पावर भी है ना, एचपी जो है वो भी क्या है कि पावर का ही यूनिट है, ठीक है। इंग्लैंड वगैरह में ये यूज किया जाता था ज्यादा। फिर से एक बार बोल रहे हैं, जिसे कैसे होता है कि लेंथ का यूनिट बहुत सारा है, मीटर है, किलोमीटर है, ये सब है ना जी, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वो चीज आप क्या है कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं तो आपको हैबिट हो गया है। लेकिन ये चीज क्या है कि बचपन से सुनते आप नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि डाटा उस ढंग से वो दे देगा कि आप सोल्व करके लाए आंसर जूल में या वाट में, और आपको क्या किया कि वो पूछ दिया कि भाई हॉर्स पावर के टर्म में बताओ, तो पता चला कि आप जानते हुए भी नहीं बना पाइएगा। तो ये रट जाना कि हॉर्स पावर भी जो है वो पावर का ही यूनिट है, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ये याद रखना। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर हो गया, या 1 वाट 1/746 हॉर्स पावर के बराबर होगा, ठीक है। तो उसको क्या है कि आप रट जाइएगा।